कृषि विस्तार अधिकारी अशोक उपाध्याय से सिटी चैनल द्वारा की गई बातचीत। एक्चुअली हमारे जो ज़िले की बॉर्डर है वो राजस्थान से लगी हुई है। इसमें बारा और झालावाड़ 2 ज़िले हमारी बॉर्डर से लगते हैं और टिड्डी दल का जो मूवमेंट होता है वो राजस्थान से ही अपनी इस तरफ के लिए होता है। टोंक से भी आ सकता है, बारा ज़िले से भी आ सकता है, झालावाड़ से भी आ सकता है। तो ये हवा की डायरेक्शन पर निर्भर करता है, हाँ, कि वहाँ से हवा किस डायरेक्शन में चल रही है। अगर हवा का डायरेक्शन सीधा हमारे ज़िले की तरफ हो गया तो टिड्डी दल इस तरफ भी आ सकते हैं। तो हमें उसकी तैयारियां पहले से करके रखना पड़ती हैं। मेन तैयारी तो हमारी होती है कि सबसे पहले अपने गांव वालों को इस बात की सूचना कर दें कि टिड्डी दल कभी भी आ सकता है, तो आप अलर्ट रहें और जैसे भी कहीं दिखे या कोई सूचना मिले तो आप ज़िला प्रशासन को, तहसीलदार को, पटवारी को, जो भी आपके पास संकेत हो, कृषि विभाग को इसकी सूचना तत्काल फ़ोन करके दे दें कि साहब फलाने जगह पे टिड्डी दल दिखाई दिया। तो हम लोग उसको तत्काल पहुंच के और उसको कंट्रोल करते हैं। अगर दिन का समय है तो गांव वालों को, जिला प्रशासन को, सबको मिलके टिड्डी दल को पेड़ों पे, फसल पे, ज़मीन पे बैठने नहीं देना है। उसको थाली बजा के, ढोल बजा के या डीजे बजा के, सायरन बजा के वहाँ से उसको आगे बढ़ाना है। वो भागता है, ध्वनि से भागता है, तो उसको ध्वनि से आगे भगाना है। और जब वो आगे दिन भर भागेगा तो वो कहीं बैठ के फसलें खा नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही शाम को 6:30-7 बजते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं बैठता है, फिर वो भागता नहीं है। तो हमें उसको जैसे ही वो नहीं देना है। हाँ, नहीं, शाम को जब बैठ जाए तो उसको बैठने देना है और उसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को देना है कि यहाँ पे टिड्डी दल मान लो किस जहाँ पे बैठ गया है, तो लोकेशन की सूचना हमारे पास आ जाए। तो हमारे पास इसको नियंत्रित करने के लिए फायर ब्रिगेड, दवाइयाँ और सारी चीज़ें तैयार हैं। और किसानों को भी हमने मैसेज कर दिया है कि उनके पास जो दवा डालने के स्प्रेयर पंप, ट्रैक्टर के पंप, ये सारी चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल साफ़ सूफ करके तैयार करके रखें और चला के देख लें कि सही स्थिति में चल रहा है कि नहीं। क्योंकि आपने आज चेतावनी जारी की आपके यहाँ से, हाँ, चाचौड़ा क्षेत्र में आने की संभावना जी, तो वो क्या उसका क्या होता है कि हम लगातार राजस्थान ज़िले के अधिकारियों से जुड़े रहते हैं और जैसी वहाँ से सूचना मिलती है कि साहब हमारे इधर से आगे की तरफ बढ़ा है, तो उस सूचना के आधार पे हम चेतावनी जारी करते हैं। लेकिन क्या है कि जैसे मान लो थोड़ा बहुत हवा या तो धीमी हो गई या डायरेक्शन चेंज हुआ हवा का, तो हम खुद किस्मत रहते हैं, अच्छी किस्मत के रहते हैं कि हमारे ज़िले में वो नहीं आ पाया या नहीं आया। तो अपन ने गुना में कौन से एरिया में, गुना जिले में अपन ने चेतावनी जारी की है कि आ सकता है? हाँ, ये क्या है, चूँकि राजस्थान से आता है तो सबसे पहले जो राजस्थान बॉर्डर से लगे हुए हमारे गांव हैं, बॉर्डर से लगा हुआ जो क्षेत्र है, चाचौड़ा, कुंभराज, राघोगढ़, बमोरी, फतेहगढ़, इस का जो एरिया है, यहाँ सबसे पहले पहुँचने की संभावना रहती है। और इसके बाद ये क्या होता है कि एक दिन में 80 से लेके 100 किलोमीटर तक चल लेता है, ठीक है ना। तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बॉर्डर एरिया में ही बैठेगा, वो राघोगढ़ में भी आके बैठ सकता है, गुना में भी बैठ सकता है, आरोन भी पहुंच सकता है। आज रात हो रही वहाँ बैठ जाता है। हाँ, जहाँ उसको मन लगता है वहाँ वो बैठ जाता है, ठीक है ना। तो हमने चेतावनी तो ये सबसे पहले बॉर्डर को दी है। अगर बॉर्डर में एंट्री होती है तो हमें कहीं ना कहीं से फ़ोन से खबर आ जाती है, तो हम उस हिसाब से तैयारियां कर लेते हैं। और आने को ये ज़िले के किसी भी हिस्से में आ सकते हैं, चाहे वो आरोन हो, चाहे गुना हो, चाहे मधुसूदनगढ़ हो, ये कहीं भी पहुंच सकता है, कहीं भी आ सकता है। सर एक और सवाल है, टिड्डी दल का सवाल हो गया, आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी जी। चने जो उपार्जन केंद्र है उन पर चने की खरीदी कितनी हो रही है, और जो चना है बहुत सारे किसान वापस लेके जा रहे हैं, क्या कारण? चने में सबसे बड़ी समस्या FAQ की आती है, फेयर एवरेज क्वालिटी, जो निर्धारित नाम से हैं, उससे अगर चना कम है तो उसको लेने की बात आती है। तो फिर हम किसान को बोलते हैं कि भाई आप इस पे छल्ला लगा लाओ और एवरेज क्वालिटी बना लाओ।
पर कई बार क्या होता है कि जो जितना चना है उतने ही साइज़ के उसमें या तो मटर मिला होता है या त्योड़ा मिला होता है, तो वो किसी छन्ने से नहीं निकल पाता, तो इसलिए वो चना 1% त्योड़ा तो शायद मान लें 1% के में चाहे त्योड़ा हो चाहे मटरी हो, सारी चीज़ें उसके लिए मान्य हैं, ठीक है ना। तो वो 100 दाने में अगर एक दाना है तो ठीक है, लेकिन वो 100 दाने में कई बार 2 दिखते हैं या 3 दिखते हैं, तो फिर वो फेल हो जाता है। दूसरा सवाल सर ये है कि अभी बेमौसम बारिश हो रही है, तो किसानों को क्या लाभ और क्या नुकसान है इसमें? देखो, किसानों को सीधे रूप से देखा जाए तो अभी जो बारिश हो रही उससे नुकसान नहीं है, क्योंकि जो भी खेतों में फसलें खड़ी हैं वो हरी हैं और उनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन दूसरे अगर उसमें देखा जाए तो नुकसान है कि अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, गर्मी नहीं होगी, तो मानसून कमज़ोर होने की समस्या आ सकती है, लेकिन बाकी ऐसा कोई उसको नुकसान किसान को नहीं है डायरेक्ट। अच्छा, ये जो बेमौसम बरसात हो रही है, इससे मानसून भी कमज़ोर होने की संभावना महसूस करते हैं? जो नियम है कि जितना गर्मी अच्छे से तपेगी उतनी अच्छी बारिश होगी, ये नियम है। तो अगर गर्मी अच्छे से नहीं तप रही है तो बारिश कमज़ोर होने की ये संभावना नियम है। लेकिन फिर भी अभी जो अपने यहाँ मौसम विज्ञान ने इस साल की जो जानकारी वो की है कि इसमें करीब 4 महीने अच्छी बारिश होगी और कोई समस्या बारिश की नहीं होगी, ये शासन उनने मौसम विभाग ने बताया है। आप किसानों को इस समय क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के चलते बहुत सारी समस्याएं ऑलरेडी वो फेस कर रहे हैं? किसानों को तो ये सब अभी ये सलाह देंगे कि अब जो उनने अपनी रबी की फसल काट ली है, गेहूं की, चने की, दरिया की और जिन्हें माल बेच लिया है, मंडी चालू है, माल बेच लें, और जिनको रखना है आगे रेट अच्छे मिलने की गुंजाइश में तो रखें, और बीज के लिए अभी से तैयारी करके रख लें अपना कि अगले साल हमें अगर गेहूं चने का बीज लगाना है तो कौन सा हमारा अच्छा खेत था, उसमें भीगा नहीं है जो चना या गेहूं, तो उसको अपना संभाल के साफ़ करके और दवाइयाँ डाल के उसको रख लें ताकि आगे साल उनको बीज की समस्या ना आए। और अभी खरीफ मौसम के लिए खेतों की जुताई हकाई अभी से करके रख लें और ये प्लानिंग कर लें कि हमें किस खेत में क्या बोना है और उसके बीज के अभी से इंतज़ाम कर लें फसल के हिसाब से कि उसको सोयाबीन लगाना है, कोई को धान लगाना है, किसी को मक्का लगाना है, किसी को मूंग लगाना है, तो जो भी फसल लगाना है उसकी तैयारी कर लें और बीज का अभी से इंतज़ाम कर लें। और किसानों को ये मैं कहना चाहूँगा कि इस साल सोयाबीन के बीज के लिए जो आपके पास बीज हुआ है उसी को स्पाइरल ग्रेडर से साफ़ करके और अंकुरण परसेंटेज ज़रूर चेक कर लें। उसको किसानों को बताया है कि कागज़ में या टाट पट्टे के बोरे में गेहूँ सुखा उसके रखना पड़ते हैं, उसको अंकुरण उसकी जांच करने की विधि है, किसानों को ये पता है, तो उससे वो चेक करके अभी से पता करके रख लें कि उनका अंकुरण परसेंटेज क्या है, क्योंकि इस साल खड़ी फसल पर पानी गिरा था तो सोयाबीन फसल में अंकुरण की समस्या आ सकती है, इसलिए अंकुरण चेक करना अनिवार्य है। और उसको जो भी फसल बोएं उसको ट्रीटमेंट करके बोएं। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे टिड्डी दल की संभावना हुई लॉकडाउन के बीच अपने किसानों को? टिड्डी दल के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि अलर्ट रहें और जागरूक रहें। अगर कहीं भी आसपास आता है तो तत्काल उसकी सूचना प्रशासन को भी दें और गांव वाले भी उसकी तैयारी रखें कंट्रोल करने की। और क्योंकि ये किसी एक एजेंसी है उसका काम नहीं है, एक सार्वजनिक काम होता है कि हम टिड्डी दल को कंट्रोल करें, क्योंकि हम अगर इसको नहीं मारेंगे तो जितनी भी ग्रीन वनस्पतियां हैं कि किसान सोचते हैं कि हमारा खेत खाली है कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जितने भी हरे पौधे हैं सबको खा जाएंगे। और जो अभी 15 साल 20 साल तक के पुराने पौधे हैं इनकी छिलके खा जाते हैं पूरे टिड्डी दल, तो वो पौधे सारे सूख जाएंगे, बगीचे सूख जाएंगे
तो इसलिए इनको कंट्रोल करना और इनसे सावधान रहना अनिवार्य है।